जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का सत्यमेव जयते में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न पूछे गए थे। आइए अब बात करते हैं कि पिछले वीडियो में उठाए हुए प्रश्नों के जवाब की। तो इसमें पहला प्रश्न यह था कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जॉर्ज सोरोस को खतरनाक क्यों कहा। और यहाँ यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर क्या वजह है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की बातों का जवाब देना पड़ा। आखिर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है या उसकी बातों को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। दोस्तों, क्या जॉर्ज सोरोस महत्व देने लायक है? क्या दुनिया उसको या उसकी बातों को महत्व देती है? इससे पहले जनवरी 2020 में भी दावोस में भी तो सोरोस इस तरह की बातें कर चुका है। तब तो उसको या उसकी बातों को केंद्र सरकार द्वारा कोई महत्व नहीं दिया गया था, तो आज उसकी बातों को महत्व क्यों दिया जा रहा है? आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रत्येक भारतीय को जॉर्ज सोरोस को जवाब देने को क्यों कहा जा रहा है? क्या सीएए और किसान आंदोलन के बाद आप पार्टी की दिल्ली और पंजाब में जीत दर्ज करने के कारण केंद्र सरकार को जॉर्ज सोरोस पर अपनी रणनीति को बदलने पर मजबूर होना पड़ा है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको देने से पहले आइए जॉर्ज सोरोस के बारे में कुछ और जान लेते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं 2013 में न्यूयॉर्क में 83 वर्ष की उम्र में 42 वर्ष की टैमिको बोल्टन के साथ हुई इसकी तीसरी शादी से। अपने आप को एक गैर राजनीतिक व्यक्ति कहने वाले अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की शादी में अनुमान लगाइए कि कौन कौन से मुख्य मेहमान शामिल हुए होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसकी शादी में शामिल हुए मुख्य मेहमान थे उस समय के विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यंग किम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उस समय की प्रबंध निदेशक फ्रांसीसी महिला क्रिस्टीन लेगार्ड, एस्टोनिया के उस समय के राष्ट्रपति हेनरिक टूमस इल्वेस, लाइबेरिया की उस समय की राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ, अल्बानिया के उस समय के प्रधानमंत्री एडी राम, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की उस समय की अल्पसंख्यक डेमोक्रेटिक नेता नैन्सी पेलोसी, जो कि वर्तमान में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अर्थात स्पीकर के रूप में कार्यरत है, और कैलिफोर्निया के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वर्तमान में कैलिफोर्निया के गवर्नर डेमोक्रेटिक नेता गेविन न्यूसोम। कुछ समझे दोस्तों? तथाकथित गैर राजनीतिक व्यक्ति जॉर्ज सोरोस की पार्टी में दुनिया भर के राजनीतिक लोग। आइए दोस्तों, इस तथाकथित गैर राजनीतिक व्यक्ति जॉर्ज सोरोस के बारे में कुछ और जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार जॉर्ज सोरोस अमेरिका की फॉक्स न्यूज़ की खबरों से इतना चिढ़ गया था कि इसने इस मीडिया कंपनी को बर्बाद करने के लिए 2004 में मीडिया मेटर्स नाम की एक वेबसाइट बनवाई और उसे $1 मिलियन फॉक्स न्यूज़ के खिलाफ एक के बाद एक कई रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए दिया। इस वेबसाइट ने फॉक्स न्यूज़ को रिपब्लिकन पार्टी का मुख्य पक्ष बताना शुरू कर इसे बदनाम करना शुरू कर दिया था, ताकि उसकी खबरों को लोग राजनीति से प्रेरित माने और सच न समझे। कुछ समझे दोस्तों? जैसे आजकल भारत की कुछ मीडिया को गोदी मीडिया कहकर बदनाम किया जाता है, ताकि उसकी खबरों को भी लोग राजनीति से प्रेरित माने। इसके अलावा दोस्तों, जॉर्ज सोरोस ब्रिटेन के आंतरिक मामलों में भी दखल अंदाजी की कोशिश कर चुका है। दरअसल ब्रिटेन में यूरोपीय यूनियन अर्थात ब्रेग्जिट से अलग होने या न होने पर 2016 से जनमत संघर्ष चल रहा था और ब्रिटेन 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन का 1973 से एक सदस्य देश था। कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस चाहता था कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहे, इसीलिए उसने ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन में रहने के लिए साजिशन ब्रिटेन में ब्रिटिश जनता को प्रभावित करने के लिए एक कैंपेन चलाया। ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इस कैंपेन पर उस समय 4 लाख पाउंड से ज़्यादा खर्च हुआ
और मज़े की बात यह है कि ब्रिटेन में सोरोस के पैसे पर इस कैंपेन की अध्यक्षता ब्रिटिश सरकार के पूर्व मंत्री और संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव लॉर्ड मेलोच ब्राउन कर रहे थे। हालांकि इस कैंपेन के बावजूद ब्रिटेन फरवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से 47 सालों बाद अलग हो गया। इसका मतलब समझे दोस्तों, जॉर्ज सोरोस दूसरे देश के मामलों में दखल अंदाजी करने और वहाँ के राजनेताओं को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करता। अब प्रश्न यह उठता है, यह राजनेताओं को अपने पक्ष में काम करने के लिए क्या ऑफर देता है। प्रश्न यह भी उठता है, क्या भारत में भी राजनेता या अन्य लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, और यदि हाँ तो यह अपने लिए काम कर रहे भारतीय राजनेताओं या अन्य लोगों को क्या दे रहा है। तो दोस्तों, क्या अब भी आप जॉर्ज सोरोस को एक आम कारोबारी या गैर राजनीतिक व्यक्ति मानोगे? दोस्तों, यहाँ यह भी जान लें कि जॉर्ज सोरोस अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का एक समर्थक है और डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले लोगों में से एक है। 2003 में अपने एक इंटरव्यू में जॉर्ज सोरोस ने रिपब्लिकन पार्टी की सरकार को गिराने की चुनौती दी थी। सोरोस ने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार को गिराना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर कोई बुश को हराने की गारंटी देता है तो मैं अपनी पूरी दौलत उसी पर निछावर कर दूंगा। सोरोस ने बुश को हराने के लिए उस समय करीब 125 करोड़ रुपए खर्च करने की बात स्वीकार की थी। हालांकि जॉर्ज बुश को चुनाव जीत गए थे। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन को राष्ट्रपति बनाने के लिए भी खूब पैसा खर्च किया था। बराक ओबामा तो 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, परंतु हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति नहीं बन पाई थी। उन्हें नवंबर 2016 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हरा दिया था और इस कारण से जॉर्ज सोरोस डोनाल्ड ट्रंप को अपना निजी दुश्मन मानने लगा था और यह डोनाल्ड ट्रंप से इतना चिढ़ गया था कि इसने 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रहते डोनाल्ड ट्रंप को ठग कहकर उसकी खूब आलोचना की थी और उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाने के लिए भी बहुत पैसा खर्च किया था। दोस्तों, ये कहा जाता है कि मई 2020 में एक अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की एक श्वेत पुलिसकर्मी के द्वारा हुई मौत के बाद पुलिस के खिलाफ उत्पन्न जन आक्रोश के कारण दोबारा शुरू ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को बढ़ाने और फैलाने में जॉर्ज सोरोस ने काफ़ी पैसा लगाया और मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए श्वेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ उत्पन्न जन आक्रोश को डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार के खिलाफ मोड़ने का प्रयास किया, जिस कारण अमेरिकी मुसलमानों, अप्रवासियों और अवशेषों ने नवंबर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की हार की एक बड़ी वजह बनी और डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। वर्तमान में अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है और डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जॉर्ज सोरोस की सीधी पहुंच अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, अमेरिका के खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों सहित यूरोप के कई देशों के प्रमुखों और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों तक है। तो दोस्तों, कुछ समझे? अब आपको इसकी पकड़ और ताकत का अंदाजा हुआ होगा। क्या आप अभी भी जॉर्ज सोरोस को एक सामान्य कारोबारी या गैर राजनीतिक व्यक्ति मानोगे, जिस व्यक्ति की सीधी पहुंच अमेरिका के राष्ट्रपति सहित कई देशों और संस्थानों के प्रमुखों तक हो और जिसकी बात को यह सब लोग गंभीरता से सुनते हो? क्या आप उस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लोगे? क्या आपको नहीं लगता कि यह व्यक्ति खतरनाक है? उपरोक्त घटनाओं से तो यह लगता है कि जॉर्ज सोरोस एक मंझा हुआ राजनीतिक खिलाड़ी है और इसके संबंध दुनिया के ताकतवर लोगों से है और उसको यह अच्छी तरह से पता है कि एक चिंगारी से कैसे आग लगाई जाए और फिर उस आग पर कैसे अपनी रोटियां सेकी जाए।
अर्थात एक आंदोलन को कैसे बड़ा बनाया जाए और फिर उस पर कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। दोस्तों, ये कहा जाता है कि इसी तरह का प्रयोग जॉर्ज सोरोस ने हमारे देश में मोदी सरकार, उनकी पार्टी भाजपा के खिलाफ CAA और NRC अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिक रजिस्टर बनाने के प्रस्तावों के खिलाफ दिसंबर 2019 में हुए आंदोलन में किया। यह माना जाता है कि इस आंदोलन में जॉर्ज सोरोस ने जमकर पैसा खर्च किया और प्रतिबंधित संगठन PFI को विदेशों से जमकर फंडिंग की, जिस कारण यह आंदोलन साल भर से ज़्यादा चला अर्थात दिल्ली विधानसभा के फरवरी 2020 के चुनाव के थोड़े समय बाद तक चला, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उठाना पड़ा और आप पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। मज़े की बात यह है दोस्तों कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पूरे भारत में 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि CAA आंदोलन नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ था तो इस अधिनियम के देश भर में लागू होने के बाद तो इस आंदोलन को इस अधिनियम के विरोध में बढ़ना चाहिए था, तो यह बंद क्यों हो गया? क्या इससे यह नहीं लगता कि नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोध केवल बहाना था और दिल्ली चुनाव ही असली निशाना था? दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए आंदोलन के उस समय एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी और वो घटना थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 24 फरवरी 2020 को भारत दौरे के नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के समय दिल्ली के जाफराबाद और मौजपुर में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी और प्रदर्शनकारी की मौत हुई थी। बाद में गृह मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की वजह से CAA विरोधी आंदोलनकारियों से यह हिंसा जानबूझकर कराई गई। दरअसल नवंबर 2020 में अमेरिका में चुनाव थे और डोनाल्ड ट्रंप को यह उम्मीद थी कि भारत के सफल दौरे और भारतीयों की वीज़ा संबंधी शिकायतों को दूर करने से वह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को लुभाकर उनका वोट हासिल कर पाएंगे। इसलिए ट्रंप के लिए भारत का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण था। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि यदि CAA आंदोलन दिल्ली चुनाव को देखते हुए हुआ था तो दिल्ली चुनाव तो हो भी चुका था, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को विफल करने की कोशिश किसने की? आखिर इससे किसको फायदा होता? क्या यह एक विदेशी साजिश थी जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों को निशाना बनाया गया? क्या जॉर्ज सोरोस ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी नुकसान पहुंचाने के लिए भारत में मौजूद अपने एजेंटों को संदेश भेजकर ट्रंप की भारत यात्रा को साजिशन विफल करने की कोशिश की? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? और क्या एक अमेरिकन यहूदी ने साजिशन मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के लिए भारतीय मुसलमानों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें एक किनारे कर दिया? दोस्तों, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि ठीक दिल्ली चुनाव से पहले जनवरी 2020 में दावोस में जॉर्ज सोरोस ने मोदी सरकार की आलोचना की थी। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही जॉर्ज सोरोस ने पूरी प्लानिंग के तहत ही साजिशन विदेशी मंच से मोदी सरकार की आलोचना की? क्या इसीलिए ही जॉर्ज सोरोस ने जानबूझकर मोदी सरकार को मुसलमानों का विरोधी बताकर विदेशी और भारतीय मीडिया में यह बातें प्रचारित की थी? दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इसी तरह का प्रयोग जॉर्ज सोरोस ने पंजाब विधानसभा के चुनाव मार्च 2022 से पहले हुए किसान आंदोलन में भी किया था। मोदी सरकार ने सितंबर 2020 को 3 कृषि कानून किसानों के हितों को देखते हुए पास किए थे, परंतु इन 3 कृषि कानूनों का विरोध सितंबर 2020 से ही पंजाब में शुरू हो गया था। पहले तीनों कृषि कानूनों के विरोध में हो रहा यह किसान आंदोलन बहुत छोटा लग रहा था और मात्र एक राज्य पंजाब में ही इसका असर दिख रहा था, परंतु देखते ही देखते यह किसान आंदोलन बढ़ता चला गया।
कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस विदेशों से इस आंदोलन की फंडिंग करने वालों में से एक था, जिस कारण किसान दिल्ली की सीमा पर धरना प्रदर्शन करता रहा जब तक कि मोदी सरकार ने ये तीनों कृषि कानूनों को 19 नवंबर 2021 को वापस नहीं ले लिया। दोस्तों, अब यहाँ यह भी प्रश्न उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ साजिशन कोई आंदोलन किया जाएगा, और यदि कोई आंदोलन किया जाता है तो वो कौन सा आंदोलन होगा और क्या वो आंदोलन भी हिंसक होगा। आइए दोस्तों, अब इस बात की भी तहकीकात कर ली जाए कि ये कितना बड़ा कथित समाज सेवक, उदारवादी और परोपकारी व्यक्ति है। करेंसी शॉर्ट सेलिंग ट्रेडर्स के रूप में कुख्यात जॉर्ज सोरोस ब्रिटेन में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपने फायदे के लिए बर्बाद कर दिया था। दरअसल उस पर यह आरोप है कि 16 सितंबर 1992 में ब्रिटेन की करेंसी पाउंड में जो भारी गिरावट दर्ज की गई थी, उसके पीछे किसी शैतानी दिमाग के व्यक्ति जॉर्ज सोरोस का हाथ था। इसने ब्रिटिश पाउंड पर शॉर्ट पोजीशन लेकर अर्थात भारी मात्रा में उसकी बिकवाली करके उसके दाम गिराकर $1 अरब से ज़्यादा कमाए थे। इसीलिए उन्हें ब्रिटेन में ब्रिटिश पाउंड को तोड़ने वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। इसी तरह इसने मलेशिया और थाईलैंड की करेंसी पर शॉर्ट पोजीशन लेकर खूब पैसा कमाया था। अपने एक इंटरव्यू में इसने यह माना था कि उसके लिए अपना फ़ायदा पहले है और उसे दूसरों के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि चाहे किसी देश की करेंसी डूब जाए, किसी देश का बैंक डूब जाए, किसी देश की अर्थव्यवस्था डूब जाए, किसी देश की कंपनी डूब जाए, लाखों छोटे निवेशकों का रुपया डूब जाए या हजारों लोगों की नौकरी चली जाए या उस देश में महंगाई बढ़ जाए, इसे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। तो क्या आप इस अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को मानवतावादी और परोपकारी मानेंगे? दोस्तों, यहाँ यह बात भी गौर करने वाली है कि इसी तरह का खेल अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने भारतीय कारोबारी अडानी की कंपनी के साथ खेला और लाखों डॉलर कमाए। हिंडनबर्ग ने पहले तो अडानी की कंपनी पर शॉर्ट पोजीशन ली, फिर उसकी कंपनी के शेयरों को गिराने के लिए अपनी एक रिपोर्ट को मीडिया के जरिए हाईलाइट करते हुए अडानी के शेयरों को भारी मात्रा में बिक्री की, जिस कारण शेयर मार्केट में डर का माहौल बन गया और लोगों ने भी अडानी के शेयरों को बेचना शुरू कर दिया। भारी बिकवाली से अडानी के शेयरों के दाम गिर गए और अडानी के शेयरों पर शॉर्ट सेलिंग करते हुए हिंडनबर्ग ने लाखों डॉलर कमाए। आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट सेलिंग में साजिशन किसी शेयर की कीमत गिराकर उससे पैसा कमाया जाता है। परंतु दोस्तों, इस कारण से लाखों छोटे भारतीय निवेशकों और भारतीय कारोबारी अडानी को भारी घाटा हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग पर किसी भी अमेरिकी कंपनी पर रिपोर्ट बनाने पर रोक है और इसकी गतिविधियों की अमेरिका में जांच चल रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी और देश की कंपनी पर रिपोर्ट बनाने पर इस पर रोक क्यों नहीं है। यह भी प्रश्न उठता है कि पूरी दुनिया में इसे अपनी रिपोर्ट के लिए केवल भारत और भारतीय कारोबारी की ही कंपनी मिली, कोई और देश और उसकी कंपनी क्यों नहीं मिली? क्या यह भारत के खिलाफ साजिश तो नहीं है? और क्या यह भी एक सहयोग नहीं है कि हिंडनबर्ग कंपनी का मालिक नाथन एंडरसन जॉर्ज सोरोस की तरह एक अमेरिकी कारोबारी है? दोस्तों, यह सब देखने के बाद क्या यह माना जाए कि जॉर्ज सोरोस एक स्वार्थी, सनकी, खतरनाक अमीर कारोबारी है जिसका सारा कार्य राजनीति से प्रेरित है? पर अब यहाँ यह सवाल उठता है कि जॉर्ज सोरोस ये सब कर क्यों रहा है और क्या यह वाकई में CIA एजेंट है और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश अमेरिका के इशारे पर रच रहा है? और अगर यह साजिश रच रहा है तो कैसे और क्या साजिश रच रहा है? भारत में मोदी की जगह यह किसको लाना चाहता है? क्या भारत में इसके आदमी या विदेशी डबल एजेंट मौजूद है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं? क्या जॉर्ज सोरोस खुद से यह सब करना चाहता है या यह केवल एक मोहरा है या चेहरा है?
और क्या इसके पीछे कई लोग, संस्थाएं, खुफिया एजेंसियां और देश हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा वायरल न्यूज के अगले सत्यमेव जयते के वीडियो में। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो आप तक समय से पहुँचे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।